पढ़ा था कि व्हाट आर द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द गोल्डन रूल्स एंड व्हाट आर द मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। आप में से किसका आज फर्स्ट डे है? ठीक है, मैं एक बार आप लोगों के लिए गोल्डन रूल्स लिख रहा हूँ। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी अपन अकाउंटिंग करेंगे दे आर बेस्ड ऑन गोल्डन रूल्स। वो पूरा का पूरा गोल्डन रूल्स के ऊपर बेस है। गॉट इट? यानी कि अपन कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं वो अपन को गोल्डन रूल्स सिखाएगा। क्लियर है? तो एक बार गोल्डन रूल्स में आप सबके लिए लिख रहा हूँ, उसको 5 मिनट में गो थ्रू करना है, उसके बाद अपन क्वेश्चंस चालू कर देंगे। ठीक है? नारायण चेक करो। गोल्डन रूल्स। फर्स्ट, एज पर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट। ये सबको लिखना भी है कॉपी में, जिनके पास नहीं है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो, रियल अकाउंट का जो रूल है ना, वो बिजनेस के एसेट्स के लिए है। कल की एक क्लास आप लोग की छुट्टी हुई है, उसका रिकॉर्डिंग आप लोग ले लीजिएगा, या आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप पे। उसको देखना कंपलसरी है, उसमें सारी चीज़ का मीनिंग बताया गया है। तो उसको देखेंगे तभी समझ में आएगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ करके। ओके? एज पर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल हम किसी के नेम को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं। इसका रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एज पर नॉमिनल अकाउंट। अदर्स। जो इन दोनों रूल से कवर नहीं होते वो थर्ड रूल से कवर होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर? बस 2 मिनट लगेगा, अच्छे से गो थ्रू कर लो, क्योंकि मैं जो कुछ भी एक्सप्लेन करूंगा इसके हेल्प से करूंगा। ठीक है? तो ये अच्छे से दिमाग में सेटअप होना चाहिए, तो ही आप लोग को आगे समझ में आएगा। क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने? ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है जिसको अभी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है? गणेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। गणेश ने बिजनेस चालू किया बाय इन्वेस्टिंग सम मनी इन द बिजनेस। देखो, यहाँ पे हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए। हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं?
बिजनेस के लिए। आप कौन है? बिजनेसमैन नहीं है। आप कौन है? बिजनेस। अपने आप को हमेशा क्या मान के चलना है? बिजनेस। वी ऑल आर बिजनेस। आपको अपने बारे में सोचना है। गॉट इट? क्लियर? तो गणेश मालिक है। मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया। मालिक ने बिजनेस चालू करने के लिए बिजनेस को पैसा दिया। तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया। देखो, इसके पहले अपन गोल्डन रूल्स पढ़े। तो गोल्डन रूल्स में अपन ने पढ़ा व्हाट कम्स इन। किसका रूल है? रियल। रियल का रूल है व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन क्या होता है? डेबिट होता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां पे क्या आ रहा है आपके पास? कैश आ रहा है। अब अगर कैश आ रहा है तो आने के दो सोर्स हैं। या तो आपने उसको कमाया, या फिर किसी ने आपको दिया। कैश आने के दो तरीके, या तो आप कमाओ या कोई आपको देगा। आपके पास कैश कैसे आ रहा है? किसी ने दिया। किसी ने आपको कैश दिया। तो हु इज द गिवर? देखो वहां पे गणेश। गणेश इज द गिवर। आपको कैश कौन दे रहा है? गणेश दे रहा है। गणेश इज द गिवर। एंड गिवर ऑलवेज एज पर, मैं अभी बताया था, नेम। नेम को रिकॉर्ड करने के लिए किसका रूल यूज करना है? पर्सनल। सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। नेम को रिकॉर्ड करने के लिए किसका रूल यूज करना है? पर्सनल। तो गणेश इज द गिवर। तो देखो डेबिट क्या होगा? कैश, क्योंकि कैश आ रहा है। कहां से आ रहा है? गणेश दे रहा है। गणेश इज द गिवर। तो क्रेडिट क्या होगा? गणेश। क्लियर? अब इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि ये आपके पास ऑलरेडी वेल रिकॉर्डेड है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कि आपके पास अच्छे से रिकॉर्डेड है करके आपको लगता है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि लिखिए मत, बस सुनते जाइए अच्छे से। ठीक है? और जो होमवर्क दिया जाएगा वो बनाना कंपलसरी है, चाहे आप पहले बना चुके हो तो भी बनाना है। क्लियर है एवरीवन? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जब भी हम जर्नल बनाएंगे 5 कॉलम बनेगा। ओके? पहला कॉलम है डेट, दूसरा है पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ओके? अपन ने अभी पढ़ा गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गणेश ने बिजनेस में पैसा लगाया। बिजनेस में क्या आया? जो आता है वो डेबिट। तो सबसे पहले अपन एंट्री में डेबिट पार्ट को लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड। देखो लिखने का तरीका क्या है? जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो डेट कॉलम के पास से चालू हुआ है। और जो उसका डेबिट वर्ड है वो लेजर फोलियो के पास लिखे हैं अपन। लिखे हैं? मान लो 1 लाख रुपए से चालू किया अपन ने। 1 लाख। टू, ये कैश आया कहां से?
गणेश ने दिया, गणेश इज द गिवर, बट इट इज द रूल ऑफ अकाउंटिंग कि बिजनेस के बुक में बिजनेस के मालिक का नाम आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते. वी कैन नॉट रिकॉर्ड द नेम ऑफ द प्रोप्राइटर इन द बुक ऑफ द अकाउंट्स. तो हमेशा प्रोप्राइटर के नाम के बदले में जो वर्ड यूज होता है, मालिक जो पैसा लगाता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल. मालिक जो पैसा लगाएगा उसको क्या कहते हैं? कैपिटल. तो टू कैपिटल. ₹1,00,000. जैसे ही एक एंट्री कंप्लीट होता है उसके नीचे हम उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये एंट्री किस चीज की एंट्री है, जिसको हम क्या कहते हैं? नरेशन. तो यहां पे एक एंट्री कंप्लीट हो गया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. क्लियर है एंट्री? सेकेंड है बोरोड फ्रॉम महेश. बोरो करना यानी किसी से उधार लेना. कैसे उधार लेना? कैश में उधार लेना. गॉट इट? हमने महेश से पैसा बोरो किया, बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया. अगेन कहां से आया? दिस टाइम कैश कहां से आ रहा है? महेश इज द गिवर. गॉट इट? तो एंट्री क्या बन रहा है अब? अगेन कैश आ रहा है तो कैश फिर से डेबिट होगा. कैश अकाउंट डेबिटेड. टू महेश. महेश इज द गिवर. ओके. क्या हम केवल महेश लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमने उससे पैसा बोरो किया है. पैसा बोरो करना यानी लोन लेना, तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, इट इज अ लोन अमाउंट. खाली महेश लिख दोगे तो आपका क्रेडिटर बन जाएगा या डेटर बन जाएगा. तो उसको क्रेडिटर और डेटर से अलग करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? महेश लोन्स अकाउंट. गॉट इट? तो टू महेश लोन्स अकाउंट ₹50,000. being cash borrowed from Mahesh. Purchase furniture. ठीक है, हमने फर्नीचर खरीदा. गुड्स के अलावा हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमारा एसेट्स है. गुड्स के अलावा कोई भी चीज अगर आप खरीदते हो तो आपका एसेट्स है. आपने क्या खरीदा अभी? फर्नीचर. इज नॉट अ गुड, वो हमारा गुड्स नहीं है, तो हमारा क्या हुआ? एसेट्स. एसेट्स रिकॉर्डेड बाय इट्स ओन नेम. एसेट्स को उसके नाम से रिकॉर्ड किया जाता है. तो हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया. जो आता है वो डेबिट. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड. टू कैश. हमने कैश में फर्नीचर खरीदा 10,000. being furniture purchased for cash. Now purchase furniture from मोहन. हमने मोहन से फर्नीचर खरीदा. अगेन वी आर परचेसिंग फर्नीचर. अभी मैंने आपको समझाया कि गुड्स के अलावा कोई भी चीज खरीदोगे तो आपका एसेट्स है. अगेन आपके पास क्या आ रहा है? आ रहा है एंट्री क्या बनेगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड. दिस टाइम वी आर परचेसिंग गुड्स ऑन फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्योंकि नाम दिया हुआ है. परचेस फर्नीचर फ्रॉम मोहन. जब किसी का नाम दिया हो और फॉर कैश ना लिखा हो, इसका मतलब हमने माल कैसे खरीदा?
उधार में खरीदा, तो हु इज द गिवर, हमें दिया कौन, मोहन। हु इज द गिवर, मोहन, मोहन इज द गिवर। तो टू मोहन्स अकाउंट 20,000। clear? Being furniture purchase on credit, being furniture purchase on credit। देखो फॉर्मेट मेरा पूरे कंप्लीट पेज में नहीं बनाया हूं, लेकिन आप लोग जब अपने कॉपी में फॉर्मेट बनाएंगे तो पूरे कंप्लीट पेज में होना चाहिए, ऐसे अधूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? परचेस गुड्स फॉर कैश, दिस टाइम वी आर परचेसिंग गुड्स। गुड्स को खरीदना हमारे लिए एक्सपेंस है। बाइंग गुड्स इज अवर एंड एक्सपेंस ऑलवेज एज पर नॉमिनल अकाउंट। जब भी आप कोई खर्चा करोगे तो हमेशा डेबिट होगा। तो हमने गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदना हमारे लिए खर्चा है, तो परचेस अकाउंट, जब भी आप गुड्स खरीदोगे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर? परचेस अकाउंट डेबिटेड। टू कैश, हमने कैसे माल खरीदा, कैश में माल खरीदा, टू कैश अकाउंट 15,000। नाउ परचेस गुड्स फ्रॉम राम। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर किसी का नाम दिया रहता है और फॉर कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया। अगेन हमने माल खरीदा, परचेस किया, गुड्स को परचेस किया। जब भी गुड्स परचेस करोगे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, परचेस अकाउंट, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, तो परचेस हमेशा डेबिट होगा। गॉट इट? देखो अकाउंट्स में कुछ चीजों को लर्न करना पड़ता है, जैसे कि गुड्स को खरीदेंगे तो परचेस हमेशा डेबिट होता है, बेचेंगे तो हमारा इनकम होगा, इनकम है तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होता है। ऐसे दो चार चीजों को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग नए हो अभी। जब तक चीजों को लर्न नहीं करोगे तब तक वो चीज बहुत समय तक याद नहीं रहेगी। तो छोटी छोटी दो चार चीजों को लर्न कर लेना, तो गलतियां कम होगी फिर। ठीक है? तो अगेन परचेस, बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश, परचेस फॉर कैश। नाउ दिस टाइम वी आर परचेसिंग गुड्स फ्रॉम राम। अब एंट्री बोलो, परचेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि परचेस इज अवर एक्सपेंस, टू राम, राम इज द गिवर, टू राम्स अकाउंट 35,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड सॉरी रिटर्न गुड्स टू राम, हमने राम को माल वापस किया। वी आर रिटर्निंग गुड्स टू राम, तो राम क्या कर रहा है, उस गुड्स को ले रहा है, रिसीव कर रहा है। राम इज रिसीवर एंड रिसीवर ऑलवेज डेबिटेड एज पर पर्सनल अकाउंट, रिसीवर ऑलवेज डेबिटेड एज पर। तो देखो राम इज द रिसीवर, राम्स अकाउंट डेबिटेड। हमने जब माल खरीदा तो हमारा खर्चा हुआ, अगर खरीदे हुए माल को वापस कर देंगे तो हमारा खर्चा कम हो रहा है। देखो जब खर्चा होता है तो डेबिट होता है, खर्चे को कम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अकाउंट्स में किसी भी चीज को कम करना है, किसी भी चीज की वैल्यू कम करना है अकाउंट्स में, तो उसको उल्टा कर दो, अगर वो डेबिट है तो क्रेडिट कर दो। तो टू परचेस रिटर्न, $5,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स बेचा, बेचने से हमें इनकम हुआ,
बेचने से हमें इनकम हुआ, इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड, इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड, इनकम हमेशा क्रेडिट होगा। ओके, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। जब भी आप गुड्स बेचोगे सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? हमने कैश में बेचा तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। जो आ रहा है वो डेबिट, जो आ रहा है वो डेबिट। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। जितने भी न्यू स्टूडेंट है सबको नोट डाउन करना है, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप घर जाके इसको रिवाइज नहीं करेंगे। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसके बेसिस पे आपको 2-3 क्वेश्चन आज ही होमवर्क दिया जाएगा, जिसको आपको बनाना पड़ेगा, तो कहीं जाके समझ में आएगा जब आप खुद बैठ के सोचेंगे। खाली मैं बोल दिया आपको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गॉट इट? बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू श्याम, हमने श्याम को माल बेचा। सोल्ड गुड्स टू श्याम, श्याम इज द रिसीवर। हमने श्याम को माल बेचा, श्याम माल को रिसीव कर रहा है, श्याम इज द रिसीवर। रिसीवर ऑलवेज डेबिटेड। श्याम्स अकाउंट डेबिटेड टू, हमने माल बेचा, अगेन हमको इनकम हुआ, सेल्स अकाउंट। being goods sold on credit, being goods sold on credit। श्याम रिटर्न गुड्स टू अस, हमने जो माल श्याम को बेचा, श्याम उसमें से कुछ माल हमें वापस कर दिया, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। जब सेल्स हुआ था तो हमको इनकम हुआ, और सेल्स किया हुआ माल अगर वापस आ जाए तो हमारा इनकम कम हो गया। अगर इनकम कम हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? इनकम को कम करने के लिए एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, दैट इज सेल्स अब डेबिट हो जाएगा। तो जब डेबिट होता है तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं, सेल्स नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो अब एंट्री क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू श्याम्स अकाउंट। 2900, नियर अबाउट 10 एंट्रीज हो गए हैं, है ना? कुछ एंट्रीज पहले थे फर्स्ट पेज में, कुछ एंट्रीज यहाँ पे हैं। इन 10 एंट्रीज में अभी किसी को कोई डाउट आ रहा है? श्योर हो एकदम? आ रहा है समझ में? पक्का ना? नेक्स्ट, देखो श्याम रिटर्न गुड्स तक हो गया, अपना पॉइंट नंबर 10 तक हो गया ना? अब पॉइंट नंबर 11, रिसीव कैश फ्रॉम श्याम और पेड कैश टू राम। रिसीव कैश फ्रॉम श्याम, श्याम से कैश मिला, हमारे पास क्या आया? कैश आया। कौन दे रहा है? श्याम। तो एंट्री क्या बन रहा है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम्स अकाउंट। अभी 15,000 रुपये दिया, मान लो 15,000। पेड कैश टू राम, नाउ वी आर पेइंग कैश टू राम। राम इज रिसीवर, रिसीवर ऑलवेज डेबिटेड। अब एंट्री क्या बन जाएगा? राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, हमारे पास से कैश जा रहा है, ₹10,000। डिपोजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा जमा किया,
वी आर डिपॉजिटिंग अवर मनी इनटू द बैंक, हम बैंक को पैसा दे रहे हैं, तो बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, बैंक इज रिसीवर एंड रिसीवर ऑलवेज डेबिटेड, तो कौन डेबिट होगा? बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिजनेस से क्या गया? कैश, टू कैश अकाउंट 25,000। ओके, देखो आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं मालूम, लेकिन एक चीज देखो, जितने से कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है उतने से ही दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज वी फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी जितने से कोई अकाउंट डेबिट होता है उतने से ही दूसरा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट कभी भी वेराइड नहीं होगा, हमेशा इक्वल रहेगा। क्लियर है? नाउ withdrew cash for personal use, withdrew cash for personal use, पर्सनल यूज का मतलब गणेश जो मालिक है उसने अपने बिजनेस से अपने लिए पैसा निकाला। देखो जो भी मालिक होता है वो अपने घर खर्चे कहाँ से निकालता है? अपने दुकान से निकालता है ना, तो उसने अपने दुकान से अपने घर के लिए पैसा निकाला, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है। और कौन निकाला? मालिक, मालिक इज द रिसीवर, गणेश इज द रिसीवर। जब मालिक पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल कहते हैं, और वही मालिक जब बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, निकालता है, तो उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है और ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होता है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, मालिक इज द रिसीवर, दैट्स व्हाई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू, कहां से निकाला? बिजनेस से निकाला, तो टू कैश अकाउंट। ओके, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए यानी दुकान के लिए बैंक से पैसा निकाला, तो दुकान में क्या आया? कैश आया, जो निकाले वही आएगा ना, कैश आया, जो आता है वो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड। कहां से आया? बैंक से, बैंक इज द गिवर टू बैंक अकाउंट 10,000, 10,000। ओके, क्लियर है यहां तक के सारे पॉइंट्स? हाँ, और देखो ये जो कैपिटल ड्राइंग से सब क्या होता है, इसका मीनिंग कल पढ़ाया हुआ है क्लास में, तो कल की रिकॉर्डिंग जरूर देखना, तो उससे क्या है, बेसिक जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि इसको ये ही क्यों लिखते हैं करके। ठीक है, withdrew from bank for personal use, this time we are drawing from bank for personal use, अपने लिए बैंक से पैसा निकाला। देखो मैंने अभी बताया, जब भी मालिक अपने लिए पैसा निकालेगा तो उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। ये क्लियर है? तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। ये पैसा आ कहां से रहा है? बैंक से, बैंक से पैसा निकाल रहा है, बैंक इज द गिवर, तो एंट्री क्या बन रहा है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ओके। रिसीव चेक फ्रॉम श्याम, रिसीव चेक
फ्रॉम श्याम एट 3 PM। देखो ये जो 3 PM लिखा हुआ है इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या? समय का कोई इंपॉर्टेंस है क्या यहाँ पे? क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? जनरली यहाँ पे जो कंसेप्ट समझाना है मैं वो समझा रहा हूँ। अब तो बैंक आजकल 5 बजे तक खुली रहती है, लेकिन ये जो समय दिया है उसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक एजम्पशन है कि बैंक में जो चेक 12 बजे के पहले आता है उसका कलेक्शन सेम डे हो जाता है, यानी बैंक उसको उसी दिन कलेक्शन में भेज देती है। लेकिन जो चेक 12 बजे के बाद आता है उसका कलेक्शन आज नहीं होगा, कल होगा। यानी कि अगर चेक मुझे 3 बजे मिला है तो मैं उसे 3 बजे के बाद ही जमा करूंगा बैंक में, ये तो कंफर्म है। तो क्या वो चेक मेरा आज के आज कलेक्ट होगा क्या? नहीं, वो कलेक्ट कब होगा? कल। यानी कि आज बैंक में चेक जमा करने का मेरे को कोई फायदा है क्या? नहीं, अल्टीमेटली पैसा तो कल ही आना है मेरे अकाउंट में। तो हो सकता है कि मैं आज बैंक ना जाऊं, और जाऊं भी तो आज मेरे अकाउंट में पैसा तो आएगा नहीं। तो जो चेक मिल गया है लेकिन आज जमा नहीं हुआ, हमें चेक मिल चुका है लेकिन अभी तक जमा नहीं हुआ, उसको बोलते हैं चेक इन हैंड। जब तक वो बैंक में जमा नहीं हो जाता तब तक बैंक नहीं लिख सकते। तो क्या लिखना है अपन को? चेक इन हैंड। इट इज अवर एसेट्स, क्योंकि इसके बदले में हमें पैसा मिलने वाला है। गॉट इट? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। चेक इन अकाउंट डेबिटेड टू, किससे मिला ये? हु इज द गिवर? रिसीव चेक फ्रॉम श्याम। किससे मिला था चेक? श्याम। श्याम इज द गिवर, तो टू श्याम्स अकाउंट। $10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है श्याम चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। श्याम का जो चेक है इसको हमने बैंक में अब जमा कर दिया। हम बैंक में जमा कर रहे हैं। बैंक इज रिसीवर। रिसीवर ऑलवेज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। हमारे पास से क्या जा रहा है? चेक इन हैंड। हमारे पास से क्या जा रहा है? चेक इन हैंड। जो आया था वो जा रहा है, तो टू चेक इन हैंड। $10,000। ठीक है, बात नहीं। बैंक इंटीमेटेड दैट श्याम चेक वाज डिसऑनर्ड। चेक का बाउंस होना का मतलब समझते हो? चेक बाउंस होता है का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि खाली बैलेंस नहीं है। चेक के बाउंस होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ओवर राइटिंग हो गया है, आपने उसको सर्टिफाई नहीं किया, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, फिगर्स एंड वर्ड्स में जो अमाउंट है वो मैच नहीं हो रहा है, उसमें भी डिफरेंस आ गया, डेट ऐसा है जो अभी आया ही नहीं है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक है, वो डेट अभी आना बाकी है, आपने चेक अभी से लगा दिया है, चेक गंदा हो गया है तो भी क्लियर नहीं होता है, चेक में ऑयल का दाग लग गया तो भी क्लियर नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कारण से चेक बाउंस हो जाता है। ऐसा नहीं कि खाली अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो ही बाउंस होता है। चेक यानी चेक बाउंस होने का मतलब इतना है कि हमारे अकाउंट में वो चेक जमा नहीं हुआ। ये क्लियर है? तो ये जो चेक हमने अभी शाम का चेक जमा किया था ना, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, हमारे अकाउंट में उसका पैसा नहीं आया है। हम तो जमा करने की एंट्री कर चुके हैं, कर चुके हैं ना, लेकिन क्या वो चेक हमारे अकाउंट में जमा हुआ है क्या? नहीं, और ना ही वो होगा। बाउंस हो गया है ना, वो चेक जमा नहीं हो सकता, यानी हमारी जमा करने की एंट्री रॉन्ग हो गई, वेस्ट नहीं, रॉन्ग हो गई, पूरा गलत हो गया। Got it?
अगर कोई अकाउंट में कोई भी गलती हो गई है तो उसको सुधारते कैसे हैं? एंट्री को उल्टा करके। एंट्री को उल्टा कर दो, गलती सुधर जाती है। तो देखो, एक बार हमारे पास चेक इन हैंड आया था, डेबिट हुआ है चेक इन हैंड, और दूसरे बार में चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया, यानी कि चेक इन हैंड ओवरऑल खत्म हो गया अपने बुक से। देखो मैं जैसे काटा हूं, आप लोग काटना मत, केवल समझाने के लिए काट रहा हूं मैं, ठीक है? चेक इन हैंड आपके पास है क्या? आप नहीं, यानी ओवरऑल आपने एंट्री क्या बनाया है, देखो जरा आपके एंट्री में क्या बचा है, डेबिट में क्या बचा है, देखो बैंक, और क्रेडिट में क्या बचा है, श्याम। तो एंट्री बनाया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट। इस एंट्री को उल्टा करो, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। 10,000। यहां तक कोई डाउट किसी को? वन श्योर एकदम? ऑनलाइन जो अटेंड कर रहे हैं उन लोग को कोई डाउट है? ओके। पेड रेंट बाय चेक, सॉरी पेड राम बाय चेक। पेड राम बाय चेक, हमने राम को पे किया, वो भी कैसे पे किया, चेक से पे किया। तो राम इज द रिसीवर, राम इज द रिसीवर। एंट्री क्या बनेगा, राम टू बैंक, राम रिसीवर है, पैसा बैंक से जा रहा है, राम्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, राम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 12,500। पेड सैलरी, हमने अपने स्टाफ को सैलरी पे किया, हमारे ऑफिस में या शॉप में जितने भी स्टाफ हैं उनको हमने सैलरी पे किया। पेइंग सैलरी इज अवर एंड एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंस अपने नाम से डेबिट होता है, जिस हेड में आपने खर्चा किया वही हेड डेबिट होगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू, पे कर रहे हो तो आपके पास से कैश जा रहा है। पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक, दुकान का किराया पे किया, इज ऑल्सो ओवर एक्सपेंस एंड एक्सपेंस डेबिटेड। अब इस बार कैसे पे किया आपने, चेक से पे किया, चेक से पे किया। अब एंट्री क्या बनेगा, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देखो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है अपन ने, जब भी मालिक पर्सनल यूज के लिए कुछ भी करेगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स डेबिट होगा। दिस टाइम व्हाट वी आर विदड्रॉइंग, गुड्स, बिजनेस से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। जब भी गुड्स को बेचने के अलावा किसी भी अदर पर्पस के लिए यूज करोगे, जब भी गुड्स को बेचने के अलावा किसी भी अदर पर्पस के लिए यूज करोगे, ऑलवेज क्रेडिट परचेस अकाउंट। तो हमेशा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, परचेस अकाउंट। यहां पे आपने गुड्स को बेचा क्या, नहीं, खुद यूज किया, यानी बिक नहीं रहा है। अगर खुद यूज कर रहे हो तो उसका वैल्यूएशन कौन से प्राइस पे होगा, अगर मैं मालिक हूं, मैं अपनी दुकान से माल खुद के लिए निकाल रहा हूं, तो उस माल का वैल्यूएशन मैं कौन से प्राइस पे करूंगा, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी परचेस प्राइस। गॉट इट? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड
टू परचेस अकाउंट। थाउजेंड। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट 2000। नेक्स्ट, पेड एन एडवांस टू सप्लायर। पेड एन एडवांस टू सप्लायर, जिनसे हम माल खरीदते हैं उनको हमने एडवांस में पैसा दिया। देखो कई बार मार्केट में कुछ माल का शॉर्टेज हो जाता है, तो उस समय ऐसा होता है कि जो पहले पैसा देगा उसको माल पहले सप्लाई होगा। और तो हमें जो चीज चाहिए उस मान लो शॉर्ट सप्लाई है, तो हमने एडवांस में सप्लायर को पैसा दे रखा है। अगर आपने एडवांस में पैसा दे रखा है तो इट इज योर एसेट्स, इसके बदले में आपको माल मिलना बाकी है। तो जिसके अगेंस्ट कुछ मिलने वाला है वो आपका एसेट्स होता है। तो एसेट्स हमेशा जब भी बढ़ता है वो डेबिट होता है। तो एंट्री होगा एडवांस टू सप्लायर अकाउंट डेबिटेड, एडवांस टू सप्लायर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000। रिसीव एन एडवांस फ्रॉम कस्टमर। वैसे ही अब मान लो ये जो माल हम खरीदना चाहते हैं इसका हमको पहले से किसी कस्टमर से ऑर्डर मिला हुआ है। तो देखो हम जब माल खरीद रहे हैं तो हम एडवांस में पैसा दे रहे हैं, तो हम कस्टमर से भी क्या डिमांड करेंगे, अगर तेरे को माल चाहिए तो तू भी एडवांस में पैसा दे, करेंगे ना। तो हमने अपने कस्टमर से पैसा एडवांस में लिया, हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड। लेकिन इस पैसे के बदले में हम उसको सर्विस दे चुके हैं क्या? नहीं, अभी सर्विस देना बाकी है। जो किसी को देना है वो अपनी लायबिलिटी, whatever we have to pay to someone is our liability। जब भी लायबिलिटी बढ़ता है वो क्रेडिट होता है। तो टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्लियर यहां तक? हाँ। नेक्स्ट, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो पॉइंट नंबर 2 पे स्टार्टिंग में अगर बात करें तो अपन हमने लोन लिया था महेश से। हाँ, इस लोन के ऊपर अब हम उससे ब्याज पे कर रहे हैं, हम महेश को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हम पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड। तो इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू, हम पे कर रहे हैं, हमारे पास से पैसा जा रहा है। मेक रीपेमेंट ऑफ अ लोन, हम लोन का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। देखो जब लोन लिया था आपने तो क्या एंट्री हुआ था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू महेश लोन अकाउंट, एग्जैक्टली यही एंट्री हुआ था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू महेश लोन। आप उस लोन का एक पार्ट रीपे कर रहे हो, यानी लोन की अमाउंट को अब रेड्यूस करना है आपको। क्या हो जाएगा, महेश लोन अकाउंट डेबिटेड, लोन्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एंट्री उल्टा हो जाएगा, 5,000। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो हमें मिलेगा या हम पे करेंगे? हम पे करेंगे, बैंक को हम पे करेंगे। या बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने हमसे चार्जेस चार्ज किया तो हम उसको पे करेंगे, हमारे लिए एक्सपेंस। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 250। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक,
देखो हमने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, उस पैसे पे बैंक हमें समय समय पे इंटरेस्ट पे करती है। हम जो भी पैसा बैंक में जमा करते हैं उसके ऊपर समय समय पे हमें ब्याज मिलता है। तो हमारे डिपॉजिट्स पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें मिल रहा है तो हमारा इनकम, हमें मिल रहा है तो हमारा इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड। तो अब एंट्री क्या बनना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिटेड, सीधा हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा वो पैसा, हमें कैश में नहीं मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट। ओके, देखो नियर अबाउट अपन ने 25 ट्रांजेक्शन किए हैं, 23 या 25। एकदम बेसिक है जो नॉर्मल हर क्वेश्चन में मिलता है। ठीक है, देखो परचेज सेल कैश में क्रेडिट में, एसेट्स का परचेज कैश में क्रेडिट में, है ना, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, बैंक में जमा करना, विदड्रॉ करना, एकदम कॉमन ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के। तो ये बेसिक क्वेश्चन था एकदम, जिसमें अपन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं पढ़े, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। जो क्वेश्चन में दिया उसको केवल एंट्री के फॉर्म में उतारे हैं अपन। ठीक है, अब जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं पहले तो उनको मैं ये बता देता हूँ कि अपन जो बुक रिफर करेंगे यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए वो है टीएस गरेवाल। है भी किसी के पास बुक? निकालो बुक। मेरे ख्याल से ये लेटेस्ट है ना? एक बार शो करो सबको। अच्छा उल्टा करके शो कर दो ना बस, इधर नहीं उधर। ठीक है, एग्जैक्टली ये बुक आप लोगों को परचेस करना है, एग्जैक्टली ये। ठीक है, इसके अलावा आप कहीं से भी डाउट ला सकते हैं, डाउट्स के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहे डीके गोयल से लाइए, चाहे आईएससी के बुक से लाइए, चाहे एनसीईआरटी के बुक से लाइए, आपको डाउट्स कहीं से भी लाना अलाउड है। गॉट इट? इवन आपको लगता है ना कहीं एडवांस बुक है सीए के लेवल का, और उसको आप आपके घर में बहुत सारे लोगों के घर में ऐसे होंगे जो सीए के कर रहे होंगे, और वो अगर आपको पढ़ते समय ऐसा लगता है कि ये पूछना चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हैं। गॉट इट? बस ये है कि अपने टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए जो अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं है। क्लियर है ना? ओके, तो ये जो बुक है इसी का एक क्वेश्चन अभी अपन ले रहे हैं। चैप्टर 8 है ना? एक टॉपिक लेते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड जर्नल एंट्री? when some transaction are happen on a same date which are of common nature। देखो कंपाउंड जर्नल एंट्री के लिए क्या जरूरी है कि एक ही दिन में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हों, उन सबका नेचर एक ही हो, जिसमें आइदर कोई एक अकाउंट या तो डेबिट हो रहा है या एक अकाउंट आइदर क्रेडिट हो रहा है, यानी एक अकाउंट कॉमन हो। तो उन ट्रांजैक्शन को हम अलग अलग ना लिखकर जब एक साथ लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है? when more than one transaction are transacted in a day which are of same nature in which one account is either debited or credited, that is one account is common which is either debited or credited, then instead of passing several entries we pass one single entry called as compound journal entry।
ठीक है, देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, पहला पॉइंट पढ़ो उसका। सैलरी 30, रेंट 10, वेजेस 8, हमने पे किया। अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनता? क्योंकि ये सारे चीज बैंक से पे हो रहे हैं, चेक से पे हो रहे हैं, यानी सबके में क्या आएगा? बैंक। तो सैलरी टू बैंक, रेंट टू बैंक, वेजेस टू बैंक। देखो एक कॉमन अकाउंट आ गया, बैंक। क्लियर है? क्रेडिट हो रहा है। सैलरी बोलो, रेंट बोलो या वेजेस बोलो, ये तीनों अपने क्या है? एक्सपेंस है, तीनों का नेचर सेम है। क्लियर? तो इसके लिए तीन एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है कि एक ही एंट्री बन जाएगी। इसी को अपन बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो देखो एंट्री क्या बना? सैलरी अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सॉल्यूशन कौन सा है? सॉल्यूशन 4, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड 20,000, 30,000, रेंट अकाउंट डेबिटेड 10,000, wages account debited. What happened, madam? $8,000 to bank account 48,000. Clear? Purchase goods from Hari 30,000 at 10% trade discount, 2% cash discount. Payment was made immediately. हमने हरी से माल खरीदा 30,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है, हमने पैसा तुरंत पे कर दिया। तो पहले तो मैं आप लोग को कैलकुलेशन समझा देता हूं, फिर अपन एंट्री करेंगे। देखो माल खरीदा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? एक कॉमन है, एकदम परचेस डेबिट हो गया, कॉमन है। हरी से खरीदा लेकिन पेमेंट तुरंत कर दिया, यानी कैसे खरीदा माल? कैश में खरीदा, तो परचेस टू कैश एंट्री होगा, ये कंफर्म है। अब पहले कैलकुलेशन करते हैं अपन। लिस्ट प्राइस 30,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 3,000। परचेस कितने का किया अपन ने? 27,000। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो वैल्यू आता है वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू है। हमने 30 का माल नहीं खरीदा, हमने माल कितने का खरीदा? 27 का खरीदा। गॉट इट? लेस कैश डिस्काउंट 2%, 540, 26, 460। कितने का माल हमने कैश में खरीदा? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। देखो परचेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमने माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिटेड 27,000। कितने का खरीदा? 27,000, ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो वैल्यू आया। टू कैश, कैश कितना पे किया आपने? 26, 460। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। कैश एंड डिस्काउंट एक दूसरे को फॉलो करते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। गॉट इट? तो टू डिस्काउंट रिसीव, वैसे भी हमने पैसा दिया है तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, मिल रहा है तो अपना इनकम 540। देखो अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो तो कितना हो रहा है टोटल? 27,000। डेबिट कितने से हुआ है? 27,000। मैंने आप लोग को बताया था जितने से कोई अकाउंट डेबिट होता है उतने से ही कंपल्सरली दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। क्लियर है एकदम?
पेड राजू 5,000 इन कैश, 7,000 बाय चेक। हमने राजू को पे किया, वी आर पेइंग टू राजू, राजू इज रिसीवर। हाउ वी आर पेइंग? 5,000 थ्रू कैश एंड 7,000 थ्रू चेक। एंट्री क्या बनेगा? राजू's account debited, Raju's account debited, टू कैश, कैश जा रहा है, टू बैंक, बैंक से भी पैसा जा रहा है, बैंक इज ऑल्सो द गिवर। कैश गया 5,000, चेक गया 7,000, टोटल राजू को हमने पे किया 12,000। ओके, goods sold to Roma for 5,000 at 20% trade discount, 3% cash discount, half the payment was received immediately। हमने रोमा को 5,000 का माल बेचा, 20% ट्रेड डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट इज द टर्म्स ऑफ सेल्स, बट रोमा विल पे ओनली 50% ऑफ द अमाउंट। अगर रोमा आधा पैसा दे रही है तो जो कैश डिस्काउंट है वो पूरे पैसे पे दोगे क्या? नहीं। तो देखो लिस्ट प्राइस है 5,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 1,000। सेल्स कितने का हुआ? 4,000। इतने का सेल्स हुआ, जितने का सेल्स हुआ उसका आधा पैसा हमें कैश मिलेगा, तो आधा क्रेडिट, आधा अगर कैश मिल रहा है तो आधा क्रेडिट हुआ, तो लेस क्रेडिट सेल 50%, 2,000। तो कैश सेल्स कितना हुआ? 2,000। जितना कैश सेल्स है उसका 3% हमको डिस्काउंट मिलेगा, हम देंगे, यानी हम माल बेच रहे हैं ना, हम देंगे डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 3%, 2,000 का 3% 60 रुपए, यानी हमें कैश कितना मिलेगा? कैश रिसीव, हमने माल बेचा, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिटेड 1940, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 60। इसको माल बेचे थे रोमा, रोमास अकाउंट डेबिटेड 2,000, जितने का उधार है, टू सेल्स अकाउंट 4,000। देखो इन तीनों को वापस टोटल करके देख सकते हो, 4,000 हो रहा है, हो रहा है। ओके, goods sold to Ramesh for 8,000, he paid 5,000 by check immediately। हमने रमेश को 8,000 रुपए का माल बेचा, उसने 5,000 रुपए तुरंत चेक से पे कर दिया। देखो 8,000 का माल बेच रहे हैं और केवल 5,000 मिल रहा है, यानी 3,000 रुपए क्रेडिट। ठीक है, एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिटेड, रमेश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, रमेश अकाउंट डेबिटेड, टू सेल्स अकाउंट, बैंक में 5,000, रमेश में 3,000, टोटल सेल्स 8,000। ओके है? हाँ, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश 10,000
एंड डिलीवरी वैन पर्सनल 50,000। मालिक ने बिजनेस में और पैसे लेकर आया, मालिक बिजनेस में और पैसा लेकर आया, 10,000 रुपए कैश और 50,000 की डिलीवरी वैन। बिजनेस में क्या क्या आया? वैन और कैश, जो आता है वो डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिटेड, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिटेड 50,000। टू, ये सब कहां से आ रहे हैं? मालिक ने लगाया, मालिक जो लगाता है वो कैपिटल अकाउंट 60,000। ओके, कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव, हम पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिलेगा 25। हमने अनिल को 975 रुपए कैश दिया, उसने 25 रुपए डिस्काउंट दिया, यानी अनिल को टोटल कितना देना था? 1000 देना था। अनिल इज द रिसीवर, अनिल्स अकाउंट डेबिटेड, कितना दे रहे हैं? 1000 देना था। 1000 कैश कितना दिए? टू कैश अकाउंट 975। कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 25। ओके, क्लियर? Paid to Raju 1,000 in cash and 2,000 by check. We are paying to Raju. Raju is receiver. Entry बोलो। Raju's account debited 3,000 to cash account 1,000 to bank account 2,000. Last one. Paid 4,800 to Mohan in settlement of his account 5,000. मोहन को एक्चुअली पे कितना करना है और हम कितना पे कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंस का 200 डिस्काउंट, क्योंकि सेटलमेंट बोल दिया। सेटलमेंट यानी इसके बाद कुछ भी लेना देना बाकी नहीं रहेगा, तो बचा हुआ पैसा हम डिस्काउंट मान लेते हैं। तो देखो एक चीज याद रखना, डिस्काउंट कब मानना है? जब सेटलमेंट बोला है, फुल सेटलमेंट बोला है तो ये डिस्काउंट मानना, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट मान लो। अगर यहाँ पे सिंपली लिखा रहता पेड 4,800 टू मोहन ऑन हिज अकाउंट ₹5,000, ऑन हिज अकाउंट ₹5,000, मोहन को देना कितना है और हमने कितना दिया, का मतलब 200 रुपए बचा है, डिस्काउंट नहीं हुआ क्योंकि वहां पे सेटलमेंट नहीं लिखा है। गॉट इट? आगे समझ में? तो वी आर पेइंग टू मोहन, एंट्री बोलो, मोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। मोहन को देना है 5,000, हमने दिया 4,800, डिस्काउंट मिला 200। ओके, अब कुछ स्पेशल एंट्री जो अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा, ठीक है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, के बाद कल करेंगे अपन। और कल के जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के रहेंगे। जो आज एक एक पॉइंट लिया ना अपन ने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का, उसका कंप्लीट एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स उसी से रिपीटेड रहेंगे। क्लियर? चलिए।
और देखो, इस हफ्ते बस ये टाइम टेबल है, अगले हफ्ते पूरा टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। ये जो आपको का लगातार 3 दिन है ना, वो लगातार 3 दिन नहीं रहेगा, अल्टरनेट डेज हो जाएंगे। हाँ, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। इससे क्या है, आप लोगों को जो होमवर्क अलॉट होगा वो आप इजिली कर पाएंगे। ऐसे में तो 3 दिन मैं पढ़ाऊंगा, होमवर्क के बंडल हो जाएंगे, बहुत सारे ढेर हो जाएंगे आप लोग। ठीक है। मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन अ रूपी अगेंस्ट ए डेप्ट ऑफ 5,000। देखो, मोहन से लेना कितना है? 5,000। और दिवालिया हो गया, यानी कि उसकी इतनी उधारी हो गई है कि वो अपना घर बार भी बेच देना तो भी वो हमारा 5,000 रुपया नहीं दे पाएगा। वो कितना दे पाएगा? 1 रुपए के बदले में 50 पैसे, तो 5,000 के बदले में 2,500। देखो, लेना था 5,000, वो दे रहा है 2,500, यानी बचा हुआ 2,500 हमारा डूब गया। जो पैसा डूब गया, जो अब कभी नहीं मिलेगा, इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। बैड, BAD, बैड, DEBTS, डेप्ट्स, बैड डेप्ट्स। इट इज अवर लॉस। बैड डेट्स हमारा लॉस है, एंड लॉस ऑलवेज डेबिटेड। सॉल्यूशन 5, कैश अकाउंट डेबिटेड, आधा पैसा मिल रहा है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, आधा पैसा डूब रहा है। 2, मोहन, मोहन से लेना था 5,000, 2,500 मिला, 2,500 डूबा। ओके, क्लियर? रमेश, जिससे हमें 8,000 रुपया लेना है, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं लिखा है लाइन में। रमेश, जिससे 8,000 लेना था, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि वो अब कुछ भी नहीं दे पाएगा। ही इज नॉट एबल टू पे एनीथिंग। वो कुछ भी नहीं दे पाएगा, यानी पूरा का पूरा 8,000 रुपया क्या हो गया? डूब गया, बैड डेट्स हो गया। अभी मैं बताया कि बैड डेट्स अपना लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। अब एंट्री क्या हो जाएगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट। 8,000। ओके। नेक्स्ट, Shyam who owed 15,000, Shyam who owed 15,000 became insolvent and 50% is received from his estate. Estate यानी संपत्तियां, जो उसकी संपत्तियां हैं उसको बेचने से केवल 50% अमाउंट ही रिकवर हो पाएगा। श्याम से लेना कितना है? 15,000 का 50%, 7,500 बस वो दे पाएगा। एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू श्याम्स अकाउंट। देखो, श्याम से लेना था 15,000, उसने दिया 7,500 और डूबा 7,500। क्लियर है? लास्ट वन, रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। जो पैसा पिछले साल डूब गया था, वही पैसा इस साल रिकवर हो रहा है। जब पैसा डूबा था तो हमने उसको अपना लॉस माना था, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। अगर डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाए तो हम उसको अपना इनकम मानते हैं। क्या मानते हैं? एंड इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड। तो जो 10,000 पिछले साल डूब गया था, इस साल वो वापस मिल गया, हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिटेड।
10,000. 2, bad debts, recover account, 10,000. क्लियर है? देखो मोस्ट प्रोबेबली एक बेसिक क्लास में जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हुआ है ना? आज की जो क्लास है उसमें बहुत सारी चीज़ कवर हो गए हैं। मोस्टली आधा जर्नल एंट्री कवर हो गया आप लोगों का। ठीक है, आधा जर्नल एंट्री पूरा कवर हो चुका है, यानी कि इस चैप्टर में जितना आपको पढ़ना है उसका 50% आप आज फर्स्ट डे में पढ़ चुके हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर लिखो, बुक नहीं है तो परचेस कर लेना, उसके बाद होमवर्क करना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, 1, 2 एंड 3। गॉट इट? अब देखो जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट बैच वाले हैं, है ना, उन लोगों को मैं पहले भी बोला था कि आप ये मत समझना कि आप लोग को पूरा शुरू से पढ़ा रहा हूँ तो यही बस पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग टाइम डिवोट करने को तैयार हो, दैट इज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आने को तैयार हो, तो आपको आगे की क्लासेस या ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन, जो आप लोग बोलोगे। ऑफलाइन ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि जो चैप्टर पढ़ना है वो ऑफलाइन के लायक है। तो टाइमिंग 6 से 7 रहेगी, बस टाइमिंग चेंज होगी, 6 से 7 रहेगी। ऑफलाइन आइए आप, आपको आगे का भी मैं पढ़ाऊंगा, ये मत समझना। देखो ये केवल रिवीजन पार्ट है आप लोगों के लिए, ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। आप जहाँ पे हो वहां से आपको मैं आगे कैरी करते रहूंगा, आपका पढ़ाई नहीं रुकेगा। आप ऑफलाइन आइए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 से 7, आपको मैं एज इट इज जैसे अपन जहाँ पे थे, दैट इज बीआरएस चालू करना था अपन को, चालू करवा दूंगा। और 3 दिन की क्लास में 2 हफ्ते में वो खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे से बनता है वो। क्लियर है? ओके, चलिए, ओके, गुड डे। हाँ जी।